नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने वह फ्रेज तो सुना ही होगा, द कंटेंट इज द किंग। और अगर कंटेंट किंग है तो फिर कंटेंट क्रिएटर्स क्या हुए? किंग मेकर्स। हम लोगों ने आपसे बार बार ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है जो आसपास की हैपनिंग है, जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, जो आसपास घटित हो रहा है उससे जुड़ी हुई है। तो आज भी हम एक ऐसी ही चीज पर बातचीत करने जा रहे हैं जो राजनीति के बिल्कुल निकट से स्पर्श कर कर निकल जाएगी और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका संबंध हाल में कुछ नेशनल अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए उनसे है। यूं नेशनल अवार्ड्स अलग अलग फील्ड्स में दिए ही जाते हैं, फिल्म के लिए दिए जाते हैं, साहित्य के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग विषय के नेशनल अवार्ड्स दिए गए और ये थे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नेशनल अवार्ड। यानी कि ये जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, इनके लिए अभी हाल में चुनावों से जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने से जस्ट पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। आपने इनके बारे में लगातार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आपने अपने इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा और आई एम श्योर कि आपने इसको टेलीविजन चैनल और दूसरी जगह पर भी देखा होगा। आज हम इसी को एनालाइज करने जा रहे हैं, परीक्षार्थी की नज़र से भी और इन जनरल। आपको आसपास की करंट अफेयर्स के चीज़ों के विश्लेषण की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए उस संदर्भ में भी, क्योंकि ये बहुत रोचक किस्म का प्रयोग था और चुनावों से जस्ट पहले था, तो इसलिए स्वाभाविक है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसका राजनीतिक विश्लेषण भी किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस कार्यक्रम को मुख्यतः आयोजित किया गया। आप जानते हैं कि चूंकि मैं इस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के आसपास रहता हूं, इसलिए भी बहुत सारे लोग जो इसमें शामिल थे, उनमें से कई से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें बहुत सक्रिय था और स्वाभाविक तौर पर होना भी चाहिए। हम इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को कि चुनाव से जस्ट पहले इतने बड़े पैमाने पर देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स को दिल्ली में इकट्ठा किया गया। भारत मंडपम नाम की जो एक नई जगह है जिसमें G20 आप जानते हैं कि आयोजित हुआ था, वो उसका एक बहुत बड़ा सभागार है जिसमें यह किया गया और लगभग 3000 कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया गया, जिनमें से कुछ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। ये आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके क्या वास्तविक निहितार्थ हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हर चुनाव दरअसल कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। जो आखिरी दिन आप वोट डालने जाते हैं वह तो स्वाभाविक है, उसका एक अंतिम परिणति है ही, लेकिन उससे पहले यह गलियों में लड़ा जाता है, उससे पहले यह मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लड़ा जाता है और आजकल यह सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर विजिबली लड़ा जाता है। और आप सोशल मीडिया को देखें तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, माना जाता है लगभग 462 मिलियन 46 करोड़ यूजर्स यूट्यूब पर है। इसी तरीके से लगभग 52 करोड़ यूजर्स इंस्टाग्राम पर है। इतने बड़े पैमाने पर, और इनमें से बहुत सारे लोग युवा हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स, और जाहिर है कि अन्य प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे जो सोशल वर्चुअल कैपिटल है, सोशल मीडिया की जो वर्चुअल कैपिटल है, इंटरनेट की जो वर्चुअल कैपिटल है, वह कैसे काम करती है, कैसे वह ठीक वही प्रभाव रखती है जो कि पैसे वाली पूंजी रखती है, कई मामलों में उससे ज्यादा रखती है। तो स्वाभाविक है कि इसे प्रभावित किए बिना अब डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चलना लगातार मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने स्वाभाविक तौर पर, सरकार फिर से चुनाव जीतना चाहती है, इस वजह से उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिस तरीके में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र हो, जरूरी नहीं है कि इन लोगों की कोई निश्चित राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो, लेकिन जब देश नेशनल अवार्ड्स देता है तो स्वाभाविक तौर पर ये लोग इसको मना नहीं कर सकते। और आप पाएंगे कि एक दिन एक साथ इतने कंटेंट क्रिएटर्स को इकट्ठा कर देना, उससे पहले से ये प्रक्रिया शुरू होगी जिस प्रक्रिया में लोग आपसे वोट डालने को कहेंगे, तो वोट डालने के लिए स्वाभाविक तौर पर एक निश्चित सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा और सरकारी वेबसाइट पर सरकार के उपलब्धियां होंगी जो लगभग चुनाव प्रचार के तौर पर होती है। तो
देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग लगातार इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और जिस दिन यह कार्यक्रम हो रहा है उस दिन 3000 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स, जिनके बारे में कहा गया कि उनकी जो कलेक्टिव जो फॉलोअरशिप है उसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो यह 500 मिलियन के आसपास पहुंचेगी। जाहिर है कि इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये सब कंटेंट क्रिएटर्स एक एक स्टोरी डाल रहे हैं, एक एक रील डाल रहे हैं या एक एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले बज क्रिएट होता है। और सिर्फ यहीं पर यह मामला रुकता नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत रोचक तरीके से चलती है। अगर आप पिछले कुछ सालों से, लगभग 10 साल से प्रधानमंत्री के व्यवहार को देखें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री आमतौर पर मीडिया मैनेजमेंट में उनकी टीम बहुत शानदार तरीके से काम करती रही है और यहां पर भी हमें यही दिखाई देता है। हर कंटेंट क्रिएटर जिसको पुरस्कार मिलता है वह मंच तक पहुंचता है और मंच पर उसे बाकायदा माइक्रोफोन दिया जाता है। याद कीजिए पिछले किस कार्यक्रम में ऐसा हुआ था जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अन्य व्यक्ति को माइक्रोफोन दिया गया था कि वे संबोधित करें। आप समझ सकते हैं कि ये इसका प्रभाव शानदार होने वाला था। क्या लोकतंत्र से में यह कोई चिंताजनक स्थिति पैदा करता है? क्या लोकतंत्र में इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अब सरकार के या सरकार में जो पार्टी है उसके समर्थन में कंटेंट बना रहे हैं? हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहना इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को कमतर मानना होगा, ऑडियंस की समझ को भी कमतर मानना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि विजिबिलिटी के संदर्भ में आप पाएंगे कि लगातार ये जो पिछले 10-12 दिन तक लगातार इसका एक बज बना, उसने लोगों को प्रभावित तो किया होगा। ये प्रभाव लगातार हो रहा प्रभाव है, पहली बार का नहीं है। चूंकि मैं इस दुनिया को थोड़ा सा निकट से समझने का प्रयास कर रहा हूं और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि यदि यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम की जगह पर एक कमर्शियल कार्यक्रम होता तो इसकी क्या कीमत होती। ये एक एक इन्फ्लुएंसर जो आपके सामने आए और उन्होंने वापस जाने के बाद उस ट्रॉफी के साथ अपनी रील और अपने स्टोरीज बनाई, इतने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए उनके भुगतान क्या होते। ये मार्केटिंग की जाती सरकारी तौर के बजाय अगर मान लीजिए किसी पार्टी द्वारा या किसी कमर्शियल कंपनी द्वारा की जाती, किसी ब्रांड द्वारा की जाती, तो इसकी कीमत क्या होती। आप पाएंगे कि इस नेशनल अवार्ड ने ये बहुत बड़ी कीमत बचा डाली। कुल मिलाकर सोशल मीडिया की जो ताकत है वह जरूर इससे पूरी तरह से व्यक्त हुई है। हम वे लोग जो अलग अलग मात्रा पे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, आपको नहीं पता लगता कि यह प्रभाव आपको किस दिशा में ले जा सकता है। इसलिए दर्शक होने के नाते, श्रोता होने के नाते आप इस इवेंट से क्या निकालते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि अधिकांश इवेंट्स, अधिकांश रील्स, अधिकांश शॉर्ट वीडियोस या बड़े वीडियोस आपके सामने जो आ रहे हैं वे आपको प्रभावित करने की कोशिश के तहत आ रहे हैं। जैसे कि यह वीडियो आपको प्रभावित करने की कोशिश के तहत आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि आपकी समझ को यह सक्रिय करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि आप दरअसल फिल्टर लगाकर इन चीजों को समझ सकें, आप देख सकें कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स अपने क्षेत्र के शानदार काम कर रहे हैं, ट्रैवल में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए तो खैर स्वाभाविक है बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आपको इनके पीछे श्रम के अतिरिक्त क्या क्या अतिरिक्त उद्देश्य हो सकते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करनी। एक अन्य पक्ष जो इससे निकल कर आता है और एक पॉजिटिव पक्ष है वह यह है कि पूरे देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। ये पहली बार हुआ है कि फिजिकल बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का कोई महत्व नहीं रह गया है इस दुनिया में। इसलिए जब आप वर्चुअल सोशल कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं, कई मामलों में तो दरअसल देश की बाउंड्रीज का भी महत्व नहीं रह गया है। लेकिन अगर हम केवल देश के विदिन बात करें तो आप पाएंगे कि अलग अलग इलाके के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और
उसका प्रभाव आपको इनके कुल मिलाकर जो फॉलोअर्स हैं, कुल मिलाकर जो इनकी सोशल वर्चुअल कैपिटल बनती है, उसमें दिखाई देता है। इसलिए आपको इन बिंदुओं को ध्यान से देखना है। क्या यह अब वह परीक्षा के लिहाज वाला प्रश्न, अगर मेरे सामने एक इंटरव्यू में कैंडिडेट बैठा हो और मुझे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पर सवाल पूछना हो, तो मैं क्या सवाल पूछूंगा? मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह चुनावों से ठीक पहले ऐसा करना एथिकल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह जानना चाहेंगे कि क्या यह इसमें एक कार्यक्रम ही तो था अंततः, क्या इसमें इतनी क्षमता है कि यह वह उस चीज को प्रभावित कर सके जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं चुनावों के लिए। मुझे नहीं पता कि वास्तव में लेवल प्लेइंग फील्ड को कितना प्रभावित कर पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले इसने एक बज क्रिएट किया है और इसलिए आपको अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज को, अपनी जो आलोचनात्मक समझ है, उसे थोड़ा सा सक्रिय करना चाहिए और उसके आधार पर समझना चाहिए कहीं ऐसा न हो कि ब्रांड चुनने की तरह क्या अन्य जो आपकी मार्केटिंग के फैसले होते हैं उनकी तरह आप अपने चुनावी फैसले भी लेने लगे।